बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे C++ इन उर्दू फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ C++। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के मतलब बताया जाएगा कि इसका कैसे स्टार्टिंग हुआ। तो सबसे पहले ये है कि ये कह रहा है मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपीयर ड्यूरिंग द 1960, यानी कि 1960 में बहुत सी लैंग्वेज आई। तो वहाँ क्या हुआ कि अलगोल जो लैंग्वेज थी ये वाज डेवलप्ड एज एन दी अल्टरनेटिव टू फोटोन। तो फोटोन के अल्टरनेटिव अलगोल को डेवलप किया गया। द लैंग्वेज CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप इन 1963। तो CPL जो कि 1963 में ये डेवलप की गई। उसके बाद एक न्यू लैंग्वेज आई जिसको BCPL कहते हैं, जिसको बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये 1960 में आई। तो ये सिंपल थी CPL से, यानी कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि ये कैसे कैसे डेवलप होती गई। आप इसको खुद देख सकते हैं। तो एट द एंड क्या है कि कैन थॉम्पसन क्रिएटेड बी लैंग्वेज इन 1970 के 1970 में ये लैंग्वेज डेवलप की गई बी लैंग्वेज। उसके बाद C लैंग्वेज डेवलप की गई। कहाँ से? बी लैंग्वेज से। इनके बी आई होगी थोड़ी मुश्किल होगी, तो वहाँ से कुछ उसके फीचर लेके C लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो बी लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिक फीचर फॉर डेवलपिंग ऑफ C। तो बी ने ही थोड़े फीचर प्रोवाइड किए थे कि वो C को डेवलप किया जा सके। तो ये सारी हिस्ट्री है, इसको मैं नहीं डिस्कस करूँगा, आप उसको खुद देख सकते हैं। बस ये छोटे मोटे आप ये देख सकते हैं कि बजरानी ने क्या किया, बेल लैब्स में स्टार्ट की डेवलपमेंट ऑफ C++ लैंग्वेज इन 1980 के बजरानी ने 1980 में C++ की डेवलपमेंट की बेल लैब के अंदर। तो फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ C+ अपीयर इन अक्टूबर 1985। तो 1985 में इसका सबसे पहला वर्जन आया था। तो इसके में ये है कि ये ऊप को यानी कि अलाउ द यूज़ ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये ऊप को बहुत ज़्यादा ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऊप क्या चीज़ है इसको हम आगे देखेंगे। बाकी ये इसके मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फीचर ऑफ C++। तक C++ के फीचर्स कौन कौन से हैं कि ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, मशीन इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जिसको हम ऊप कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर मॉड्यूल बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, ये हार्डवेयर कंट्रोल है, ब्रेविटी है, स्पीड इसकी है, पॉपुलर लैंग्वेज है ये, और C कंपेबिलिटी है यानी कि C++ से पहले C लैंग्वेज होती थी वो उससे कंपेबिलिटी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो अब अगर हम C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर कौन से हैं? 3 हैं। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि प्रोसेस होने से पहले उसके कुछ डायरेक्टिव मतलब फोल्डर या कुछ पोर्शन। उसके बाद मेन फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग की बॉडी जिसको हम C++ स्टेटमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस गिवन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है? मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर आपने देखा हो कि कोई भी ड्राइवर जब किसी भी चीज़ पे बैठता है, मसलन बस पे, कार पे, ट्रेन पे, जहाज़ पे, तो वो चलाने से पहले कुछ चीज़ें उसको चेक करना पड़ती हैं कि आया ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी मिसाल ले लूँ कार की या मोटरसाइकिल की, तो वो चेक करना पड़ेगा कि आया कि जहाँ तक मैं जा रहा हूँ उसके लिए पेट्रोल अवेलेबल है या नहीं, और टायरों के अंदर हवा है या नहीं, इसकी ब्रेक ठीक है, इसकी लाइट ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर गाड़ी की बात करें तो उसका पानी चेक करते हैं या उसका डीजल चेक करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह जब एक प्रोग्राम प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने से पहले उसको प्री डायरेक्टिविटी जो होती हैं, प्री प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर कुछ डायरेक्टिविटीज़ होती हैं, उसको चेक करना पड़ता है कि आया कि वो अवेलेबल हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोग्रामिंग के अंदर सम का एक फंक्शन लिखा हुआ है यानी कि प्री डिफाइंड, तो उस फंक्शन का कहाँ कुछ लिखा हुआ है, यानी कि वो फंक्शन कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, वो डायरेक्टरी कहाँ है, वो फोल्डर कहाँ है, वो फाइल कहाँ है। तो इस चीज़ को वो चेक करता है प्री प्रोसेसर में कि आया कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। कल को मुझे ज़रूरत पड़ सकती है नीचे जाके प्रोग्रामिंग के अंदर, मुझे इस फोल्डर की ज़रूरत पड़ सकती है, उस फोल्डर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आया कि वो अवेलेबल है या नहीं। यानी कि वो चीज़ें जो कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस होना है उस प्रोसेस को होने से पहले उसको चेक करना पड़ती हैं, उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। अब इसकी मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रोसेसर, कि एक तरह की इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर को बता दी जाती हैं पहले ही। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द प्रोसेस बाय द प्रोग्राम नोन एज द प्री प्रोसेसर। तो यानी कि आप नाम से देख लें प्रोसेसर,
तो प्रोसेसर से भी पहले प्री प्रोसेसर से ये काम होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर, कि ये C++ कंपाइलर का पार्ट है। इट मॉडिफाई C++ सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, तो ये कंपाइलेशन से पहले सोर्स कोड को कंपाइल करता है। दी सेमीकोलन इज़ नॉट यूज एट द एंड ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो इसकी पहचान ये है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहाँ लगी हुई हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उनके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगा होगा। दी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल, तो ये डायरेक्टिव हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं, आप ये सिंबल देख सकते हैं। दीज डायरेक्टिव्स आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम से स्टार्ट से पहले ही लिख दिया जाता है ताकि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो तो ये हमें नज़र आ जाए। एक उन्होंने उसकी एग्जांपल दे दी है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, तो इंक्लूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमने कोई प्री प्रोसेसर फाइल को इंक्लूड करवाना हो, यानी कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंक्लूड कर दो, तो किसी और जगह वो फाइल पड़ी हुई है प्री प्रोसेसर के लिए, तो फाइलें जो किसी और जगह पड़ी हुई हैं जिसको हमने प्री प्रोसेसर करवाना है, तो उसके लिए हम इंक्लूड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल जाए कि इस चीज़ को हमें इंक्लूड कराना है। इंक्लूड का अगर आप इंग्लिश में डिक्शनरी देखें तो उसका मतलब है शामिल करो, तो शामिल करो इस फाइल को, यानी कि स्टार्ट करने से पहले। अभी हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग तो आपको वाज़ह हो जाएगा। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव एज फॉलो, तो इस तरह ये है, ये हम हैश का सिंबल लगाते हैं और साथ ही इंग्लिश का लफ्ज़ है इंक्लूड, और अंदर ये हम ये लिखते हैं iostream.h, ये एक प्री प्रोसेसर फाइल है जिसको पहले हम इसको इंक्लूड करवाते हैं, इनकी इंक्लूड करवाते हैं हैश सिंबल से, और उस फाइल का नाम जो भी फाइल हो उसको हम दो इस तरह के सिंबल के अंदर शो करवाते हैं। अब ये बताएगा द अबव स्टेटमेंट टेल द कंपाइलर इंक्लूड फाइल iostream.h इन सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग इट, तो ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो ये बता रहा है कि iostream की फ़ाइल को इंक्लूड कर दो पहले। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या चीज़ है? हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, तो हेडर फाइल के अंदर क्या होता है कि ये मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करके रख दी होती हैं। C++ प्रोवाइड्स मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पज़, तो C++ क्या करता है कि बहुत सी हेडर फाइल्स को शो करवाता है या इंक्लूड करता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट, हर हेडर फाइल के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शन अवेलेबल होते हैं जो कि पहले ही डिफाइन करके रख दिए गए हैं, जैसा कि सम का, एवरेज का, इस तरह के। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूड इन वन प्रोग्राम, तो बहुत सी हेडर फाइल्स हम एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। दी हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम, तो एक फ़ाइल है, फ़र्ज़ करें हेडर फाइल है, जैसे ये आप ये समझ लें iostream की हेडर फाइल है या .h का मतलब हेडर फाइल, तो एक फ़ाइल है उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन लिखे हुए हैं। जब तक हम उस फाइल का नाम इधर नहीं लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये उसको इंक्लूड करे, तो तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि मैंने जो आप फंक्शन नीचे डिफ़ाइन करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर वो कहाँ से लेना है। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक फ़ंक्शन है सी इन का या सी आउट का, तो फंक्शन कहाँ लिखे हुए हैं? iostream के अंदर। तो अगर मैं iostream को पहले कॉल नहीं करूँगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने इनपुट और आउटपुट वाला फंक्शन कहाँ से लेना है। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज़ .h, जैसा कि हमने ये ऊपर देखा iostream.h जो है ये एक तरह की हेडर फाइल है, तो इसकी एक्सटेंशन जो होती है .h। एक्सटेंशन मतलब जिस फाइल का नाम आप सेव करते हैं उसके एंड पे क्या लिखा हुआ है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होते हैं। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय C++ कंपाइलर सिस्टम, तो C++ कंपाइलर सिस्टम के जरिए इनको प्रोवाइड करता है। सिंटैक्स ऑफ द हेडर फाइल, दूसरी ये वही चीज़ है कि हम किस तरह इसका लिखते हैं। इन हैश का सिंबल लगाते हैं, इंक्लूड कीवर्ड लिखते हैं जिससे पता चलता है कि ये कोई फ़ाइल है जिसको हमें इंक्लूड करवाना है, और ये दो सिंबल के निशान हैं जिसके अंदर हेडर फाइल का नाम लिखा जाता है, हेडर फाइल नेम, तो यहाँ कोई भी आप हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द हेडर फाइल कैन आल्सो बी यूज इन द डबल कोट्स एज फॉलो, इंक्लूड्स लगा के, यानी कि हैश का सिंबल इंक्लूड लगा के, ये कह रहा है डबल कोटेशन को आप लिखेंगे तो डबल कोटेशन के साथ भी आप यहाँ हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं। एग्जांपल दिया उन्होंने, एग्जांपल नंबर 1 हैश इंक्लूड iostream.h, तो डबल ये जो ब्रैकेट हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या बताने लगा है, दी अबाउ स्टेटमेंट विल इंक्लूड द हेडर फाइल iostream.h, तो ये स्टेटमेंट जो पूरी स्टेटमेंट है ये क्या करेगी कि ये इंक्लूड करेगी iostream फाइल को जो कहीं भी पड़ी हुई है उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेगी, यानी कि शामिल कर लेगी। शामिल करने का, इंक्लूड करने का आप दूसरा मकसद या दूसरा मतलब ये भी समझ सकते हैं कि इस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं उन सब को आप एक्सेस करके अपने पास रख लो, ये मतलब होता है कि उनको इंक्लूड कर लिया है।
दी वर्ड आई स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो आई स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि आप आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम। दी आई स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल कंटेन दी डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या कह रहा है कि जो हेडर फाइल है आई स्ट्रीम, इसके अंदर पहले ही इनपुट आउटपुट के बिल्ट इन फंक्शन रख दिए गए हैं, जिनको हम बार बार आगे जाके कॉल करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सो आई स्ट्रीम हेडर फाइल इज इंक्लूड ऑल द प्रोग्राम। तो कह रहा है कि तकरीबन हर तरह का जो भी प्रोग्राम है, बेशक वो छोटा है, बेशक बड़ा है, बेशक 5 लाइनों का है, बेशक 10 लाइनों का है, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट ज़रूर मस्ट यूज़ होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को कॉल कर लेते हैं, यानी कि बुला लेते हैं कि आप आ जाएँ, तो हमारे पास उनके सारे फंक्शन आ जाते हैं।